अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। आज हफ्ते का पहला दिन है और पिछला हफ्ता बड़ा ही ज़बरदस्त रहा पाकिस्तान में खेलों के लिए, लेकिन हॉकी के लिए ज़्यादा अच्छा रहा, जहां पे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने फाइनल खेला, फाइनल बराबर हुआ, फिर पेनल्टी शूट्स पे उसका फैसला हुआ। उसके हवाले से हमने स्पेशल ट्रांसमिशंस में बात की, साबिक ओलंपियन से भी बात की। आज सुबह अपने मॉर्निंग शो में भी देखा होगा, रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आज हम बात करेंगे दौरा आयरलैंड के हवाले से। दौरा आयरलैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद है। पूरा पाकिस्तान शायद ये समझ रहा था कि आयरलैंड का दौरा पाकिस्तान के लिए आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो आसान हरीफों के खिलाफ भी अब हारना स्टार्ट हो चुकी है। पहले हमें न्यूजीलैंड की सी टीम ने आके पाकिस्तान में शिकस्त दी। अब आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच पाकिस्तान की टीम हारी, दूसरे मैच में भी अर्ली ऑन पाकिस्तान ने विकेट्स गंवाई, लेकिन उसके बाद फ़खर जमान और रिजवान को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पाकिस्तान टीम को सहारा दिया। लेकिन वहाँ पे भी आयरलैंड की जानिब से मैं समझता हूँ कि 2 कैचेस जो ड्रॉप किए गए वहाँ पे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर वो 2 कैचेस ड्रॉप ना होते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जानी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ हाल ही में न्यूजीलैंड के दौरे में हाई परफॉर्मेंस कोच भी थे जनाब यासिर अरफात साहब। यासिर भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम जब से ये पिछले 3-4 महीने एक तो बड़े ड्रामाई हैं और उसके बाद रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हालांकि 7-8 लड़के वही हैं, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे, और वो भी मिनोज के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान की जो टीम है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। थैंक यू हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया। और देखें, अफसोस होता है पाकिस्तान टीम को अब इस तरह खेलते हुए देख करके, जब छोटी टीमें जो होती हैं कंपैरेटिवली, आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, उनके बजाय अगर अब स्कॉटलैंड या आयरलैंड इस तरह की टीमों से पाकिस्तान टीम जब खेलती है और स्ट्रगल करती है, जीतने के लिए स्ट्रगल करती है, और पहला मैच तो पाकिस्तान हार गई। बेसिकली देखें हसन भाई, ऐसा है कि टीमें इंप्रूव कर चुकी हैं। आप देखें कि लोग प्लानिंग करते हैं, और हम जो हैं वो हम बेहतर होने की कोशिश ही नहीं करते। जिस तरीके से आप देखें पिछले साल 2 साल या उससे पीछे जो क्रिकेट पाकिस्तान की हुई है, जिस तरह खेली गई है पाकिस्तान क्रिकेट, आप चेयरमैन से लेके सिलेक्टर्स, कप्तान, प्लेयर्स, और जितने डोमेस्टिक को जिस तरीके से चेंज कर दिया जाता है, तो प्लेयर जो हैं वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड से, और जब अगर वो टीम में आते हैं तो अपनी बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग पोजीशन या इन चीज़ों पे क्लैरिटी चाहते हैं। वो बहुत लैग कर रही है। कल अगर आप देखें आयरलैंड के प्लेयर, जब जितने भी प्लेयर, मैंने बल्कि 3 या 4 प्लेयर तो ऐसे थे कि जो पहली बॉल जो खेल रहे थे उन्होंने उस पर बाउंड्री लगाई। तो इससे आप चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्किल लेवल दुनिया ने अपना बेहतर कर लिया है, फिटनेस अपनी बेहतर कर लिया है, माइंडसेट को बेहतर कर लिया, वेयर हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को उनका जो रोल है, उनको क्लैरिटी उस तरीके से मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा यासिर भाई, अगर प्रिसाइसली मैं पहले T20 की बात करूं तो टॉप ऑर्डर पे हम बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं ना कि हमारे रिजवान बहुत अच्छे हैं, बाबर बहुत अच्छे हैं, फ़खर बहुत अच्छे हैं, साइम बहुत अच्छे हैं, हमारा प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर में है। तो हमने 94 गेंदें खेली हैं और 94 गेंदों पे 123 रन बनाया आपके टॉप ऑर्डर ने, जिसमें 29 गेंदें खेली साइम ने, उन्होंने कोई 45 रन बनाए। 4 गेंदें खेली रिजवान ने, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। बाबर ने 43 गेंदों पर 57 रन बनाए, और इसी तरह 18 गेंदें खेली हैं फ़खर ने। वेयर जब मिडल ऑर्डर पे बात आती है या फिर लेटर पार्ट पे बात आती है तो उन्होंने 26 गेंदों पे 60 रन बनाए। सो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे वो टॉप ऑर्डर पे ही है। जो चीजें आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे वो मेरा ख्याल है उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, या फिर नीयत नहीं है। देखिए हसन, इसमें यह है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है। आप बैटिंग को ले लें, आप बॉलिंग को ले लें, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बेहतर होने वाली हैं। एक तो जो हमारा माइंडसेट है ना, जो हमारी बैटिंग में जो माइंडसेट है कि एंकरिंग द इनिंग वाला, इस चीज़ से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी सबसे पहले। कल आपने देखा हमारी 2 विकेटें गिरने के बावजूद भी जिस तरीके से फ़खर ने और रिजवान ने बैटिंग की, हमें इस तरह की अप्रोच, इस तरह का माइंडसेट चाहिए कि जब आप आउट भी हों आपकी, आप जब टारगेट्स आप सेट भी करने जाएं पहली इनिंग में और चेज करने जाएं सेकंड इनिंग में, आपको ये इसी माइंडसेट से करना पड़ेगा। ये जो होता है कि एक आउट हो गया, 2 आउट हो गया तो एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपके पास 8 से 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग है, तो आपको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि एंकर करना पड़ेगा कि एक प्लेयर को
कल की जब बेहतरीन चीज लगी वो रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं तो दोनों ही एक तर्ज की बैटिंग पावर प्ले में करते हैं, मगर कल जो हमने देखा वो बिल्कुल सूट करती थी रिजवान को भी, और फखर अटैकिंग जिस तरह खेलते हैं उन्होंने अपनी शॉट्स खेली, जिसकी वजह से रिजवान को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी अपनी शॉट्स खेल सकें। तो हमें थोड़ा सा 150 दोनों प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा लगा देखते हुए। वेराज आप पहले मैच की जो बात की बिल्कुल इसी तरह ही आप पावर प्ले अगर आप देख लें 38 मेरे ख्याल से 38 रन से पावर प्ले में, जिसमें बहुत सारी डॉट बॉल्स थी और मिडिल में भी स्लो खेला। डेथ में भी आपने 19वां या 20वें ओवर में आपने 3 या 4 डॉट बॉल्स के लिए एज बैटिंग करते हुए। तो बहुत सी चीजें हैं जो एड्रेस करने वाली हैं। होपफुली अब देखें ये इजी कंपैरेटिवली अब इंग्लैंड जब आप खेलेंगे आपको ये लग्जरी नहीं मिलेगी कि कल जो कैचेस या छूट गए और पाकिस्तान ने इतना बड़ा टारगेट चेज कर लिया, वहां पे आपको अपनी कम गलतियां करके बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा। अच्छा यासिर भाई, जिस तरह आप क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड हैं और पाकिस्तान वहाँ से बैठ के फॉलो करते हैं, इवन आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, आप ट्विटर पे एक और ट्रेंड देख रहे होंगे कि बाबर और रिजवान हमारी मजबूरी है, इनको वापस ओपनिंग पे लेके आया जाए। तो ये इस तरह के ट्रेंड्स क्यों चलाए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आप साइम अयूब के साथ स्टिक कर रहे हैं तो कम से कम उनको वर्ल्ड कप तो दे दें और वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाबर रिजवान वेरस वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो स्पिन के खिलाफ एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी कमजोरियां पूरी दुनिया को पता है। तो जब वो वापस आएंगे तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक और डिजास्टर हो जाएगा। देखिए, एक तो मुझे बड़ा अजीब लगता है सोशल मीडिया की कैंपेन्स जो चलती हैं, और फिर ये पिछले दिनों बड़ी वो है एजेंट्स का जो रोल पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो जितना नुकसान इन चीजों ने पहुंचाया, मैं नहीं समझता कि किसी और चीज ने। पास्ट में आप देखें ये चीजें इतनी नहीं होती थी, मगर ये है कि ये चीज़ें अफेक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे करती हैं। उसके बाद जो भी कोई सिलेक्शन कमेटी में या कप्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आता है, तो वो जब इस सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्रेंड्स देखता है तो ऑब्वियसली उनके दिमाग पे ये चीज़ें आती है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वही है, जो हेल्म ऑफ अफेयर पे लोग बैठे होते हैं उनको प्रोफेशनल वे में ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए कि जिस जगह लड़के की जगह बनती है। देखिए, अब यहाँ पर ये भी होता है कि आप एक्स क्रिकेटर्स को, पुराने क्रिकेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उन्होंने पास में परफॉर्म किया, उनको आपने सेलेक्ट किया, कुछ प्लेयर रिटायरमेंट्स के बाद आए, तो आपने यही देखना होता है कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। जो डोमेस्टिक हो रही है उसमें किस लड़के ने अपनी डोमेस्टिक में या पीएसएल में लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, तो उनको ज़्यादा आपको कंसिडरेशन में लाना चाहिए, बजाय ये कि किसी ने 2 साल पहले परफॉर्मेंस की हुई है तो वो हिस्ट्री या पास्ट हो गया। मगर आपको करंट लड़कों की फॉर्म को देखकर लड़कों को पिक करना चाहिए, बजाय कि ये जो टॉप ट्रेंड्स चलते हैं किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कह रहा बाबर रिजवान के लिए, किसी के लिए भी चलते हैं। किसी को कप्तान लाने की कोशिश की जाती है, किसी की कप्तानी उतारने की कोशिश की जाती है। सिमिलरली अब कोचिंग स्टाफ में भी जब लोग आते हैं तो उनके खिलाफ भी बातें शुरू होती है। ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट, बीइंग ए टेस्ट क्रिकेटर, इस टीम के साथ भी आप रहे, कि क्या वापस हम बाबर और रिजवान की ओपनिंग की तरफ जाएं या जो चीजें चल रही हैं इन्हीं के साथ रहें? नहीं, मैं समझता हूँ जो कल का जो बैटिंग ऑर्डर था थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर था। ये थोड़ा सा माइंडसेट को बेहतर करना पड़ेगा अपनी, के ये जो मैंने पहले बात की थोड़ी, कि जो एंकरिंग द इनिंग जो हमारे माइंडसेट में, हमारे कुछ प्लेयर्स के माइंड में ये है कि मैं विकेट पे, मेरी जॉब ये है कि 2 आउट हो गए तो मैंने विकेट पे रहना है। ऐसा नहीं है। आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जितने भी देखें, आपका जो भी बैट्समैन, इवन आयरलैंड जैसी टीम का आपको नया प्लेयर अगर कोई 6वें या 7वें, डॉकरेल को अगर आप देख लें, डॉकरेल ने आके 3 चौके आपको 8 बॉलों में मार दिए। ऐसे इंपैक्ट प्लेयर जो छोटी छोटी स्मॉल परफॉर्मेंसेस करते हैं वो टीम की विनिंग कॉज में हेल्प करते हैं। तो आप इंडिविजुअल तो अपने स्ट्राइक रेट्स और अपनी एवरेजेस बेहतर कर लेते हैं, वेयर एंड रिजल्ट क्या होता है, आपकी टीम 7वें नंबर पर रैंकिंग पे आ गई है, 6वें या 7वें नंबर पे T20। अब रोज नजर आता है हमें केक कट रहा होता है ड्रेसिंग रूम में या होटल में केक कट रहा होता है, वेयर रियलिटी ये है कि आपकी टीम 6वें 7वें नंबर पर है। तो हमें इस माइंडसेट को अपनी पाकिस्तान टीम से निकालना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने विनिंग, अपनी जो जीत है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हों। यासिर भाई हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। उसके बाद जब हम आएंगे तो बाबर आजम के कुछ स्टैट्स हैं T20 वर्ल्ड कप में, वो कैसा परफॉर्म करते हैं और विराट कोहली कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर शादाब खान के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, शादाब खान के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और अब हम स्टैट्स देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बाबर आजम के स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें या विराट कोहली के स्टैट्स चलें। आगे हैं तो विराट कोहली के ही दिखा दें जी, विराट कोहली की वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप पे 27 मैचेस की 25 इनिंग्स में
41 रन बनाए और एवरेज उनकी 81 की है। डेट इज़ क्वाइट अमेजिंग। और स्ट्राइक रेट उनका 131 का है। ही इज़ डेफिनेटली अ बिग मैच प्लेयर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलते हैं किसी भी इवेंट में, तो ये विराट कोहली को आउट करना ऐसे ही होता है कि बस उसके बाद हमें पता चलता है मैच मिल गया। वेयर एज अगर बाबर आजम की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, जो कि पिछले 3 इवेंट से हमारे कप्तान भी हैं, 13 मैचेस खेले हैं, 13 मैचेस की 13 इनिंग्स में बाबर आजम ने 427 रन बनाए। एवरेज इनकी 35.58 की है। स्ट्राइक रेट इनका 114.47 का है। यासिर भाई, आपको पता है कि कैरेबियन की कंडीशंस थोड़ी सी स्लो होंगी। अमेरिका में हमारा एक ही तगड़ा मैच है जो कि इंडिया के साथ है। खैर, अब तो हमें डर लगता है शायद अमेरिका भी हमें हरा सकता है, आयरलैंड भी हमें हरा सकता है, लेकिन बाबर आजम जो कि बड़े स्टेज में जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। वेयर एज उनका जो फैन क्लब है वो हमेशा से उनको विराट कोहली के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करता है। सो बाबर आजम को बड़े इवेंट में अपने आप को किस तरह बूस्ट करना पड़ेगा? देखिए, ये तो उनकी अपनी क्वालिटी या एबिलिटी होगी कि वो किस तरीके से अपने आप को अभी जिस तरह आपने स्टैट्स भी बताए, फिर एवरेज भी उनकी बताई, इतनी कोई या स्ट्राइक रेट उनका बताया, तो इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है। मगर जितने भी हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, इतना एक्सपीरियंस अरसे से खेल रहे हैं, इन सबको स्टेप अप करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस तरह फ़खर ने, आप देखें, रिजवान ने कल बैटिंग करके दिखाई। अब बाबर को भी उसी तरीके से अपनी जो है प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये वो खुद ही कर सकते हैं। कोई कोच या कोई इस टाइम मेंटोर ऑब्वियसली आपके साथ बातचीत तो भी कर सकते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बाबर खुद इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और वहाँ की आपने जिस तरह कंडीशंस की बात की, ऑब्वियसली अमेरिका की इतनी आइडिया नहीं है पिचेस कैसी होंगी या हाइब्रिड पिचेस हैं या कौन सी पिचेस हैं। वेस्ट इंडीज़ में खेलते रहे हैं, कैरेबियन लीग वहाँ पे होती रही, इंटरनेशनल जाके पाकिस्तान टीम खेलती रही, बाबर खुद खेलते रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे उनको इतनी प्रॉब्लम होगी। और अगेन उनके लिए भी बड़ी क्योंकि दोबारा कप्तानी उनको मिली है, दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा। ये बाबर खुद ही हैं कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और परफॉर्म। अच्छा यासिर भाई, हमने देखा है कि बहुत सारे नेट्स पे ना बाबर आजम स्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं, और वो स्लॉगिंग हमें पहले T20 में नजर भी आई, लेकिन वो उसी फार्मूले पे नजर आई जो आपका फार्मूला था, जो मोहम्मद हफीज का फार्मूला था। तीसरे नंबर पे आके उन्होंने 50 की, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल गेम भी भूल रहे हैं। कवर ड्राइव आजकल बाबर आजम की देखने को नहीं मिल रही। देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर आप इसी को कहते हैं ना कि आप अपनी जो गेम को एनहांस करते हैं, बेहतर करते हैं, नई शॉट्स को लेकर आते हैं, तो नेट्स ही ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप अपनी गेम को बेहतर करते हैं, नए शॉट्स डेवलप करते हैं। और हमें यही था, बाबर के लिए ये होता है कि हमें वो टेक्निकली तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर जब आप दूसरी अपोजिशन या बॉलर्स, वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर आपके खिलाफ प्लान बनाकर आते हैं, तो फिर आपके पास रिलीज शॉट नहीं होता, तो वो उसी की कोशिश करते हैं। और मैं भी यही समझता हूँ कि बाबर की जो नंबर 3 की स्लॉट है, जिस तरह न्यूजीलैंड में उन्होंने 3 या 4 50 बैक टू बैक किए थे, वो और अभी भी जो कल का मैच की जो बैटिंग ऑर्डर थी, मैं ये समझता हूं उस बैटिंग ऑर्डर से जाएं। और सैम जिस तरीके से उनको फ्री हैंड होता है, फिर रिजवान उनके साथ अगर आउट भी होता है, बाबर आते हैं, और उसके बाद फखर और बाकी आपकी मिडिल ऑर्डर आपकी बड़ी स्ट्रांग है। तो इसमें ये होता है कि आप जब एंकरिंग करते हैं तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर के लिए जो बॉल्स हैं वो बहुत कम बचती हैं, तो उनके पास परफॉर्म करने का जो उनके पास जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है। तो आपको उसी माइंडसेट से, अटैकिंग माइंडसेट से, और T20 इज अबाउट डोमिनेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, पहली बॉल से जब तक आप डोमिनेट बॉलर्स को डोमिनेट करने के माइंडसेट से नहीं जाएंगे टिल द लास्ट बॉल, तो मैं नहीं समझता कि आप 200 हमेशा ये बात होती है पार स्कोर। देखिए, T20 में कोई पार स्कोर नहीं होता, ये आपने पहली बॉल से ही अटैकिंग खेलना होता है, और 200 प्लस के एम से। ये 160 170 की जो बात होती है हमेशा टॉस पे, और आफ्टर द मैच जो 10 रन कम रह जाते हैं, 15 रन, मैं हमेशा इस बात पे हंसता हूं भाई, अगर 10 रन कम रह गए तो दूसरी टीम 10 रन उससे उसी अंदाज में खेल के 10 रन कर लेती। इसमें ये तो कोई कहीं लिखी बात नहीं है कि 10 रन कम थे, वरना अगर हो जाते तो हम जीत जाते। तो ये चीजों को खत्म करना पड़ेगा और डोमिनेट करना पड़ेगा, बॉलर कोई भी ऑपोजिशन हो। यासिर भाई, एक जमाना ऐसा होता था जब यासिर अरफात को बुलाया जाता था तकरीबन 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसके बाद यासिर अरफात आते थे, 3-4 मैचेस खेलते थे, लेकिन उसमें भी वो बताते थे कि यस आई एम 140 प्लस बॉलर और बैटिंग के साथ में 20-30 रन बना सकता हूं। लेकिन अब जो हमारी बॉलिंग की हालत है, यहाँ पे सुपरस्टार्स मौजूद हैं, आमिर मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, इसके अलावा नसीम शाह मौजूद हैं, लेकिन 193 रन एक दिन हमें आयरलैंड के खिलाफ जो है वो हम दे देते हैं, फिर दूसरे दिन 183 हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। सो बॉलिंग भी हमारा वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, हमारा किला समझा जाता था, वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वो जो जब ये मोहम्मद हफीज ने ये चार्ज संभाला था और वो जो कमेटी बनी थी पिछले कुछ महीने पहले बनी थी, तो उसमें एक ये चीज जो पॉइंट रेज हुआ था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये जो लीग्स खेलने के जो
जाते हैं और हर किस्म की लीग खेलते हैं। वो ना एक दो लीग बंदा खेलता है, कोई इंपॉर्टेंट लीग्स हैं तो चलो ठीक है, प्लेयर्स की लिए फाइनेंशियली भी अच्छा है और उनके स्किल्स लेवल्स के लिए भी अच्छा है, मगर हर लीग जो है कनाडा से लेके श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके कोई लीग नहीं छोड़नी। तो मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो स्पेशली जो बॉलर्स की जो आजकल जो हम कह रहे हैं ना कि वो यूटिलिटी या उस तरीके से इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। वो जो मोहम्मद हफीज ने पॉइंट रेज किया था वो वैलिड पॉइंट था, वो उस टाइम भी था और अभी भी ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि वो जो बात उस टाइम की थी कि प्लेयर्स को अपने आप को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। वो वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये चीज होनी चाहिए कि आपने अपने प्लेयर्स को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है। मतलब आपके कहने का मकसद यासिर भाई ये है कि लीग्स में जाके एक्सपोज हो जाते हैं, इनकी स्किल लेवल एक्सपोज हो जाता है। देखिए एक्सपोज वो भी एक चीज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर उसके साथ देखिए आप ओवर फटीग्ड हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। सिर्फ ये 4 ओवर की बात नहीं होती। आप जब ट्रैवलिंग बैक टू बैक कोई टेस्ट मैच खेलने के बाद अगली फ्लाइट पकड़ के आप चले जाते हैं या बांग्लादेश या श्रीलंका या कनाडा आप जाते हैं, देखिए सिर्फ खेलना ही नहीं होता, ये आपकी ट्रैवलिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर वहां पे जाके 4 ओवर में जिस तरीके से आपको हर बॉल पे एफर्ट करनी पड़ती है तो आप ओवर फटीग्ड हो जाते हैं। तो ये लीगें खेल खेल के लड़के जो है, मैं समझता हूँ कि इनकी जो स्किल इनहांस होती है वो ऑफ सीजन होती है। आप अपने आप को रेस्ट देते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, और फिर आप जाके जब कोई नया बड़ा इवेंट आता है, नेशनल टीम का इवेंट आता है, उसके लिए आप तैयार होते हैं। वेराज हमारा क्या होता है कि टूर से जान छूटती है तो वो लीग में होते हैं, लीग से खत्म होते हैं, पाकिस्तान टीम में सीधा आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन प्लेयर्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो जो हम बात करते हैं ना गेम को एनहांस करने की, बैटर्स हों या बॉलर्स हों, वो लैग कर रहे हैं, उसके साथ आपकी फिटनेस जो है वो लड़कों की बहुत डाउन हो रही है। तो हफीज ने जो पॉइंट रेज किए थे 3-4 पॉइंट, जिसमें लीग थी, फिटनेस थी और बाकी चीजें थी, वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से नजर आ रहा। लेकिन सर वो मसला ये था, यासिर अरफात और मोहम्मद हफीज़ का कसूर ये था कि पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी टैग लगा हुआ और हमें पाकिस्तानी बंदा क्रिकेट बोर्ड में चाहिए नहीं। सर शादाब खान की अगर बात कर ली जाए, शादाब खान जो लास्ट मैच था उन्होंने आखिरी ओवर में अपने 24 रन दे दिए, वहीं से पाकिस्तान मैच हारा। लेकिन शादाब खान की परफॉर्मेंसेज बॉलिंग से बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होती जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ बैटिंग में आजमाया जाए, लेकिन बैटिंग में उस तरह से टीम कॉम्बिनेशन में उनकी जगह नहीं बन रही। तो ये आगे वर्ल्ड कप में शादाब खान को किस तरह फिट इन करेंगे स्क्वाड में? देखिए फिट इन जरूरी नहीं है कि कोई बंदा किसी की टीम में गारंटीड है, अगर वाइस कप्तान है या जो भी कोई है, आप किसी की टीम नहीं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी जगह बनती है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं कर रहे तो देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आपके पास। वो नियाजी हैं, वो उनको भी आप ऑब्वियसली उतना खेले तो नहीं, अभी नए लड़के हैं वो, मगर टैलेंटेड हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं और फिनिशर मैंने देखा, जितना उनको देखा है वो अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर किसी बॉलर को ऑन द डे अगर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है आपने 4 ओवर पूरे ही कराने हैं। कल इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको 4 ओवर नहीं कराए। शादाब जब बॉलिंग उनकी बुरी हो रही थी, किसी से भी T20 में किसी से भी बुरी बॉलिंग होती है, तो आप जरूरी नहीं आप किसी और के पास ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो आप सर वो कल आपने पॉइंट छेड़ दिया, अब मुझे बात याद आ जाएगी। वैसे मैं टोकता बहुत कम हूं, कल इसी वजह से उन्होंने 8 ओवर्स नहीं करवाए कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि हम शादाब के बगैर भी 8 ओवर्स करवा सकते हैं, और 8 ओवर्स में हम बड़े अच्छे इकोनॉमिकल ओवर्स करवा रहे थे। वहां पे इमाद भी करवा रहे थे, इवन साइम ने भी पहले ओवर में चौका खाने के बावजूद 7 रन दिए। सो ये प्रेसिडेंट भी तो सेट करना होता है ना कि बस शादाब नहीं है तो इनसे 4 ओवर्स करवाने, ज्यादा ना करवा जाएं, ताकि कौम जो है फिर बाद में प्रेशर डालेगी। देखिए ये इसके बारे में तो मैं अभी नहीं बात कर सकता, मगर बात ये है कि कप्तानी का स्किल यही पता चलती है ना कि स्ट्रीट स्मार्ट इसी को कहते हैं कि जब आपको टीम की विन या कॉज के लिए आपको अपने मेन बॉलर्स को भी रेस्ट करा के आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने कोई ऐसा डिसीजन करे, जिस तरह सैम ने 1 ओवर में 7 रन दिए, उसने इमाद ने 21 या 23 रन दिए हुए थे। तो आप इस तरह की ऑप्शन करते हैं तो आप पता चलता है कि आपकी कप्तानी में थोड़ा बेहतरी या निखार आया है। तो ये अब इंग्लैंड जैसी, अब इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद एक से एक अच्छी टीम आपको वर्ल्ड कप में मिलेगी, और आप वहां पे तो आपके पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं होगी कि आप इस तरह की चीजें कि आपने किसी को 4 ओवर पूरे ही करवाने हैं, तो इस तरह की चीजें वहां नहीं चलेंगी। यासिर भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या समझते हैं यासिर अरफात पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में कहां पे देख रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान की टीम को इन हालात में भी, ये जो हालात आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, इन हालात में भी यासिर अरफात पाकिस्तान की टीम को टॉप 4 में देख रहे हैं? देखिए अगर रियलिटी पूछे तो नहीं देख रहा, मगर ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। आपको कोई पता नहीं है, पाकिस्तान की टीम 2009 जब वर्ल्ड कप मैं भी टीम में था तो कहीं पे हम नजर नहीं आ रहे थे। दोनों वार्म अप मैचेस इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बावजूद वर्ल्ड कप हमने जीता, और एशिया चैंपियंस ट्रॉफी देखें, इंडिया से पहला मैच जो हम हारे, उसके बाद भी हारे, उसके बावजूद जीते। तो कुछ भी हो सकता है, मगर अगेन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह की तैयारी है, मुश्किल लग रहा है, मगर अगेन
पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हमारे पास मैच विनर्स मौजूद है, पास में लड़कों ने किया हुआ है, तो हमारी दुआएं पूरी पाकिस्तान टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद है, ख़वातीन रज़ाज़ क्रिकेटर, साबिक़ ऑलराउंडर और अपने वक्त के मायनाज ऑलराउंडर थे और बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस किए इन्होंने क्रिकेट के ऊपर। और यासिर अरफात के मुताबिक अगर रियलिटी देखी जाए तो पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की टॉप 4 में जगह नहीं बनती, लेकिन फिर उन्होंने 2009 की मिसाल भी दी कि जिस तरह हम डाउन एंड आउट थे, हार के भी आगे पहुंचे और फिर जाके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती, तो ये लड़के कुछ भी कर सकते हैं, मैच विनर भी। इसके अलावा तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।